हिंदुस्तानी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए किसी नेता की पढ़ाई लिखाई की कोई बंदिश नहीं रहती कि उसे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल ही पढ़े लिखे न हो तो भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लंबे समय से एक मांग चले आ रही है कि नेताओं के साथ पढ़ाई लिखाई की एक शर्त जोड़ना चाहिए अगर वो चुनाव लड़कर संसद या विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं तो। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। इसमें होना क्या चाहिए, ये बात अभी खबर में किस लिए आई? हुआ ये है कि अनअकैडमी नाम की एक कारोबारी संस्था है जो ऑनलाइन कोचिंग का काम करती है। इसमें एक ऑनलाइन टीचर करण सांगवान नाम है उसका, उसने ऑनलाइन पढ़ाते हुए अपने छात्र छात्राओं से कहा कि जब वोट डालने की नौबत आए तो हमको पढ़े लिखे नेता को चुनना चाहिए। इतनी ही थी बात, कोई नाम उसने नहीं लिया किसी का। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। इसको सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये मान लिया, ये चूंकि ऑनलाइन कोचिंग थी तो ये वीडियो कई लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये वीडियो चारों तरफ फैला तो लोगों ने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमला माना, उनके समर्थकों में से कुछ लोगों ने। हालांकि मोदी पढ़े लिखे हैं, वो डिग्री धारी हैं या नहीं है ये एक अलग मुद्दा है, वो पढ़े लिखे हैं, उनको अनपढ़ कोई नहीं कह सकता। हम देखते हैं कि वो अंग्रेज़ी के स्क्रीन को भी पढ़कर, टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़कर वो अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, हिंदी बोलते ही हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं। उनके पढ़े लिखे होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उनके पास कौन सी डिग्री है, किस यूनिवर्सिटी की है, इसको लेकर बहस ज़रूर चलते रहती है। लेकिन मोदी को पढ़ा लिखा न होना ऐसा कोई नहीं कहता। करण सांगवान की इस बात को ऐसा क्यों मान लिया गया कि ये मोदी पे हमला है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मान लिया गया। नतीजा ये निकला कि अनअकैडमी नाम के इस कारोबार ने करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से यानी जो भी एग्रीमेंट रहा होगा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, उसे हटा दिया काम से, उनकी सेवाएं खत्म कर दी। करण सांगवान ने खुद अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में इसकी सूचना दी कि ये मुझको यहाँ से हटा दिया गया है, अब मैं अपने किसी ग्रुप में मौजूद रहूँगा, इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अब मैं नहीं रहूँगा। इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है कि क्या करण सांगवान का हमला मोदी पर था या क्या मोदी के समर्थकों और प्रशंसकों को इस हमले को खुद होकर मोदी पर मान लेना था, जो मेरे हिसाब से नाजायज काम है। मोदी पढ़े लिखे हैं, उनको कोई भी अनपढ़ नहीं कह सकता। अगर इसने ये कहा है, इस टीचर ने, कि वोटरों को, और ये जाहिर है कि ये कोचिंग जो है इसमें 18 साल से अधिक उम्र के ही दिख रहे हैं मुझको छात्र छात्रा, तो इन्होंने कहा है कि जब नेता चुनने का मौका आए तो हमको पढ़े लिखे को चुनना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा है, इसमें कौन सी बात अलोकतांत्रिक है? कुछ लोगों ने इसको लेकर कहा कि इस अनअकैडमी संस्था का बहिष्कार किया जाए, कारोबार है वो, उसका बहिष्कार किया जाए। कुछ भाजपा के समर्थकों के ट्वीट मुझको देखने के लिए मिले जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये देशभक्त दिख रही है ये संस्था, और इसने लोकतंत्र के एक विरोधी को हटाकर सही काम किया है। मैं अभी ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि शिक्षित को चुनना ये लोकतंत्र विरोधी कैसे हो सकता है। लोकतंत्र बड़ी लचीली व्यवस्था है,
उसके भीतर कई तरह की विचारधाराएं, कई तरह की सोच की जगह रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, खासकर जब उनको सांसद या विधायक बनना है, उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल खुद IIT से निकले हुए हैं, वहाँ से निकल के वो इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हुए हैं और उसके बाद वो राजनीति में आए। उनके साथ में काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे IIT में पढ़े हुए या पढ़ाए हुए लोग हैं। हो सकता है उनको लगता हो कि ये पढ़ाई ज़रूरी है या ऊंची पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मेरा क्या सोचना है इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मुझको ध्यान है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी और बाबरी मस्जिद के सामने एक मंच बनाया गया था और उस मंच पर भाजपा के कई नेता खड़े होकर फतवे जारी कर रहे थे मस्जिद को गिराने के लिए, खुशी जाहिर कर रहे थे। उसमें फिजिक्स के एक प्रोफेसर वहाँ थे मंच पर, और जब मस्जिद गिरी, धराशाही हो गई, तो पीछे खड़ी उमा भारती कूदकर उनकी पीठ पर लटक गई थीं। तो ये प्रोफेसर साहब मुरली मनोहर जोशी थे, जो साइंस पढ़ाते थे और जो मस्जिद गिराने में सक्रिय हिस्सेदारी निभा रहे थे वहाँ खड़े होकर। तो पढ़ाई लिखाई किसी को बेहतर इंसान बना दे, किसी को कानून पसंद बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई और मिसालें हैं मेरे पास। मैं जिस छत्तीसगढ़ से अभी बोल रहा हूँ, इस छत्तीसगढ़ की एक मिसाल अभी मेरे सामने है। यहाँ बस्तर के एक आदिवासी विधायक हैं कवासी लखमा। शायद बहुत ही कम पढ़े हुए हैं वो, शायद 5वीं पढ़े हैं या और कम पढ़े हुए हैं। वो टाइप किया हुआ कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं ठीक से पढ़े हुए को देखकर। वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी समझ बहुत है, उनकी ज़मीनी समझ बहुत अच्छी है, कई बार चुनाव जीत चुके हैं। बात वो बहुत समझदारी की करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। तकरीबन तमाम आदिवासी जो हैं गैर आदिवासियों के मुकाबले बेहतर समझ रखते हैं ज़िंदगी की, क्योंकि जंगल की विपरीत परिस्थितियों में वो बड़े होते हैं, वहाँ जीते हैं। तो जो कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के विधायक हैं और यहाँ के एक मंत्री हैं, उनके पास 2 बड़े बड़े विभाग हैं। एक है आबकारी विभाग, जिसमें कि शराब का कारोबार रहता है, और दूसरा वो उद्योग मंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ जो है एक औद्योगिक प्रदेश भी है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, उन खनिजों की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं। यहाँ कोयले से चलने वाले उद्योग हैं, यहाँ आयरन ओर से चलने वाले उद्योग हैं, लाइमस्टोन से चलने वाले उद्योग हैं, और भी बहुत से उद्योग हैं। और इन उद्योगों की वजह से चलने वाले और छोटे छोटे उद्योग हैं। हजारों उद्योग यहाँ पर हैं, शायद 10-20 हज़ार भी हों। ऐसे में उद्योग मंत्री का काम बड़ी जिम्मेदारी का रहता है, बड़ी चुनौती का रहता है। छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल की जो कांग्रेस सरकार है, उसने कवासी लखमा को आबकारी मंत्री और उद्योग मंत्री बना कर रखा है। अब हालत यह है कि विधानसभा में जब उनके विभाग से संबंधित कोई सवाल उठता है जिस पे मंत्री को जवाब देना रहता है, शायद 99% मौक़ों पे उनकी तरफ से जवाब उनके बगल में बैठने वाले एक दूसरे मंत्री जो कि काफ़ी काबिल माने जाते हैं, जो कानून को बहुत समझते हैं, बहुत तेज हैं, मोहम्मद अकबर, वो जवाब देते हैं कवासी लखमा की तरफ से विधानसभा में। विपक्ष ने कई बार इसका विरोध किया कि जो मंत्री है वो जवाब दे, मंत्री यहाँ मौजूद हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, दूसरा मंत्री क्यों उनके विभागों के बारे में जवाब दे रहा है। लेकिन कवासी लखमा फाइलों को नहीं पढ़ पाते, वो नहीं समझ पाते उतना, इसलिए उनकी जगह मोहम्मद अकबर जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें संसदीय ज्ञान की कमी है कवासी लखमा में, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। विधानसभा में अगर आपको जानकारी हो
तो जब विपक्ष सवाल करता है और मंत्री को जवाब देना है, तो जो अधिकारी दीर्घा रहती है वहाँ से संबंधित विभाग के अफसर बैठकर वहाँ से पर्ची बना बना कर तेजी से लिख कर पर्ची बनाते हैं और विधानसभा के सहायक के हाथ से वो पर्ची अपने मंत्री तक भेजते हैं। वो पर्चियाँ भी अकबर के पास जाती हैं, कवासी लखमा के विभागों की, क्योंकि वो उन पर्चियों को पढ़कर कुछ बोल नहीं सकते। अकबर ही जवाब देते हैं। विपक्ष विरोध करते रहता है, उसने बहिर्गमन भी किया हुआ है विधानसभा से इस मुद्दे को लेकर। यहाँ पे एक दूसरा सवाल उठता है। वो सवाल उठता है कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे विधानसभा में, ये एक चीज़ हुई। मंत्री अपनी फाइलों को नहीं पढ़ पा रहे, ये दूसरी चीज़ हुई। एक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार को लेकर ईडी, आईटी ये जांच कर रही है बड़ी बड़ी, कि इसमें कई तरह के जुर्म हुए हैं। ऐसे में विभाग का मंत्री जिसको बनाया गया है, वो अगर विभाग की फाइलों को नहीं पढ़ पा रहा है और फाइलों पर दस्तखत हैं उनके, तो वो दस्तखत किस आधार पे करते हैं? क्या उनको ऐसे विभाग देना सही है जिन विभागों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियों की एक संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है? क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ऐसे विभाग दिए गए हैं? ऐसा मेरे मन में आता है। सरकार ने किया है तो जरूर सोच के कुछ किया होगा, और अगर उनसे संबंधित कोई मामला अदालत में जाता है तो कवासी लखमा खुद वहाँ खड़े रहेंगे कटघरे में, क्योंकि दस्तखत फाइलों पर उनके हैं। यहाँ पर मुझको लगता है कि क्या जनप्रतिनिधि को, जो कि विधायक या सांसद बनते हैं, फिर मंत्री भी बन सकते हैं, क्या उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं, जैसा कि ये करण सांगवान ने बतलाया है, अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि पढ़े लिखे को ही वोट देना? तो मैं सोच रहा हूँ कि विधायक या सांसद, या हो सकता है पार्षद, पंच, सरपंच, जिसको भी चुनते हैं, क्या उसमें पढ़ाई का एक महत्व होना चाहिए? क्या पढ़ने लिखने से लोग समझदार हो जाते हैं? मुझको लगता है कि अगर ज़्यादा समझदार नहीं हो जाते हैं तो पढ़ लिख कर बहुत बेवकूफ़ भी नहीं हो जाते हैं। और पढ़ने लिखने की एक ज़रूरत इसलिए है कि जैसा कि केजरीवाल ने कहा, आज कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है, अफसर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताते हैं, कई तरह की भाषा, कई तरह की चीज़ों में प्रस्तुतिकरण होता है। तो ऐसे में पढ़ा लिखा होना शायद लोगों के फ़ायदे का हो सकता है। मुझको एक दूसरी मिसाल याद आती है। मैं अभी कवासी लखमा की बात को यही छोड़ रहा हूँ। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है कि वो आदिवासी इलाकों से जीत कर आते हैं लगातार। उनको आदिवासी मामलों की बड़ी समझ है और बड़े पारदर्शी विधायक और मंत्री हैं वो इस बात को भी नहीं छुपाते हैं कि शराब पीना उनके कल्चर में शामिल है और वो पीते हैं, इसको नहीं छुपाते हैं वो इस बात को। और बहुत मजाकिया व्यक्ति हैं, बहुत लोगों के साथ मिलनसार हैं, सारी खूबियां हैं। लेकिन फाइल को पढ़कर उस पर मंत्री को जो दस्तखत करना चाहिए, मैं थोड़ा हैरान होता हूं कि क्या होता होगा और कानूनी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? क्या उस मंत्री के ऊपर आएगी जो पढ़ नहीं सकते हैं, सबको मालूम है, विधानसभा में जवाब नहीं दे सकते हैं, बस दस्तखत हैं उनके? तो क्या ये सही है उनको ऐसे विभाग देना जिनमें बड़े नाजुक फैसले लिए जाते हैं? ये एक बात हुई। अब इनसे छोड़ के थोड़ा मैं दूसरी तरफ चलूं। आपको बिहार का याद होगा। बिहार में जब लालू यादव को अदालती मामलों से छोड़ना पड़ा था मुख्यमंत्री का पद, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। लालू का एक छत्र राज था अपनी पार्टी में, और उन्होंने अपनी पत्नी को अगर बनाया, जिनके बारे में मुझको अगर याद पड़ रहा है तो बहुत कम पढ़ी हुई थी, वो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी। पर्दे के पीछे से हो सकता है कि सरकार लालू यादव ही चला रहे हों, लेकिन क्या बिहार जैसे विशाल देश के सबसे बड़े 1-2 प्रदेशों में से एक, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री का इतना कम पढ़ा लिखा होना ठीक है? ये सवाल उठता है। अब मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा है, जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की नहीं है लेकिन मिसाल है।
विश्व हिंदू परिषद में आपने प्रवीण तोगड़िया का नाम सुना होगा, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। ये बहुत साल तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, गुजरात के हैं, लेकिन शायद मोदी से इनकी नहीं पटती थी, तो बाद में इनको हटाया गया, कोई और अध्यक्ष हैं अभी। तो एक चीज़ इनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये घोर सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, दूसरे तबकों के खिलाफ हैं, लेकिन ये पेशे से कैंसर सर्जन हैं। देश में सांप्रदायिकता के कैंसर को पैदा करना, बढ़ाना, इस काम में लगे हैं, लेकिन कैंसर सर्जन हैं। तो क्या इतनी पढ़ाई लिखाई ने किसी को सांप्रदायिकता से अलग कर दिया, दूर कर दिया? क्या इंसानियत की बेहतर चीज़ों को सिखाया? शायद नहीं सिखाया। उनको देखकर मुझको यही लगता है, मुझको मुरली मनोहर जोशी को देखकर यही लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम लोग नहीं हैं, जो बहुत सांप्रदायिकता की, अलोकतांत्रिक, हिंसक बातें करते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एक अलग बात रही। अब सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि के पढ़े लिखे होने का क्या पैमाना होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बतलाना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। ये है तमिलनाडु, जिसको कि उस समय मद्रास स्टेट कहा जाता था, आज़ादी के काफ़ी पहले की बात है। वहाँ के कुमार स्वामी कामराज, के कामराज, ये वहाँ की सबसे निचली कही जाने वाली जाति के थे। छोटे बच्चे थे, पिता गुजर गए। 12 या 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी माँ की मदद करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। 17 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अब आप सोचिए, पिता नहीं है, माँ है। 12 साल की उम्र का लड़का जो स्कूल छोड़ चुका है, 17 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में चले गए। उसके आगे का उनका इतिहास इतना लंबा है, मैं बताऊंगा आपको तो शाम हो जाएगी, इसलिए मैं चुनिंदा बातों को बतला रहा हूँ। लगातार वो संघर्ष करते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। वो आज़ादी के पहले की जो मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाती थी, उसमें निर्वाचित होकर आए, कई चुनाव जीते। आज़ादी के बाद में चुनाव जीतकर वो 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बने। मुझको कहीं डॉक्यूमेंट्स में 2 बार दिख रहा है, कहीं 3 बार दिख रहा है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बने वो। उन्होंने 7% जो वहाँ शिक्षा थी, उसको 37% तक पहुँचाया। 7% से 37% तक तमिलनाडु में उन्होंने शिक्षा को पहुँचाया। एक बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री बने वो, बहुत काबिल मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ ये नेहरू का दौर था। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को वो चिट्ठी लिखते थे हर महीने, उनके राजनीतिक शिक्षण के लिए, उनसे क्या उम्मीदें हैं इसके लिए। कामराज का वजन इतना था कि इन्होंने नेहरू को ये सुझाया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, इनको इस्तीफा देना चाहिए और संगठन में काम करना चाहिए। अब आप सोच देखिए कि आप सत्ता में बहुत काम कर चुके हैं, अब संगठन में काम करें। ये उस व्यक्ति का सुझाव था जो शायद 5वीं भी पास नहीं थे। 12 साल की उम्र तक 5वीं कौन पास, 5वीं से ज़्यादा नहीं पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल ही पढ़े थे। नतीजा ये हुआ कि देश में कामराज प्लान कहा जाता है इसको, कांग्रेस के इतिहास में और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये लागू हुआ। लाल बहादुर शास्त्री सहित आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, आधा दर्जन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफे दिए। इन सबको संगठन के काम में लगाया गया। इसको कामराज प्लान कहा जाता है। आज तक कांग्रेस के इतिहास में, देश की राजनीति के इतिहास में इतना बड़ा कोई प्लान नहीं बना।
कामराज संसद में चुनकर आए, विधानसभा में तो कई बार चुने हुए थे ही वो। नेहरू को लगा कि ये तमिलनाडु के लिए ज़्यादा बड़े नेता हैं। उन्होंने उनको दिल्ली बुलवाकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस आदमी की ऐसी प्रशासनिक क्षमता थी, उस आदमी ने तमिलनाडु में इतने किस्म की जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई और लागू की। आप ये सोचिए कि नेहरू को कोई सुझाव दे कि अपनी पूरी योजना लागू करवा ले, कामराज प्लान कहा गया जिसको, उनके नाम से कहा गया। आज कोई नेता रहता तो अपने नाम का ठप्पा लगा देता, सलाह चाहे कामराज ने दी लेकिन नेता ठप्पा अपना लगा देता। पढ़ाई लिखाई उनकी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सारा काम सीखा, फाइलों को देखना सीखा, पढ़ना सीखा। वो आसमान तक पहुँचे। वो नेहरू के वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से थे। जो नेहरू के प्रधानमंत्री रहते, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसका कद क्या रहा होगा, उसका वजन क्या रहा होगा। मैं देखता हूं उनके बारे में तो पढ़ के मैं अगर सुनाऊंगा वो कहाँ कहाँ पे थे, कौन कौन से ओहदे उन्होंने संभाले, 1 घंटा लगेगा, इतना लंबा है उनका परिचय। आप इतना ही समझ लीजिए, दलित समुदाय से, सबसे नीची कही जाने वाली जाति से जो आया था बच्चा, स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं जिसको, स्कूल की पढ़ाई मजबूरी में छोड़कर बिना पिता वाला बच्चा, माँ के साथ काम करते हुए, वो बच्चा कहाँ तक पहुँचा, कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुँचा, मुख्यमंत्री के कई कार्यकाल पूरे कर लिए, संसद में चुनकर आया। क्या नहीं किया कामराज ने। अब सवाल ये उठता है कि एक प्रोफेसर या एक टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि नेता पढ़ा लिखा चुनो, क्या ये लोकतंत्र का अपमान है? क्या ये उस देश के लोकतंत्र का अपमान है जहां कामराज जैसे लोग बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई के साथ आए और देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने? क्या ये उनका अपमान है? या अब कानून, सरकारी कामकाज, फाइलें, नियम कामराज के वक्त से आज तक इतनी ज़्यादा, इतनी जटिल हो गई है कि कामराज एक अपवाद हो सकते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के भी वो महान हो सके, वो अपवाद हो सकते हैं। लेकिन क्या बाकी लोग बिना पढ़े लिखे हुए, क्या 5वीं तक पढ़ के, क्या ऐसे हो सकते हैं? मैं इस बारे में हमारे एक सहयोगी से बात कर रहा था आज सुबह, तो उन्होंने मुझको कहा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एक और है। यहाँ पर नंद कुमार पटेल, जो कि बस्तर के नक्सल हमले में मारे गए थे, वो गृह मंत्री रह चुके हैं यहाँ। अविभाजित मध्य प्रदेश के भी शायद गृह मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के पहले गृह मंत्री थे, जोगी मुख्यमंत्री थे उस समय। वो 8वीं तक पढ़े हुए थे, कुछ ऐसा था। मुझसे भी उन्होंने चर्चा की थी कि मैं पढ़ा नहीं हूँ ज़्यादा। वो सरपंच बने, सरपंच बन के वो जब बने मुख्यमंत्री, तो हालत ये थी कि वो जब वो बने गृह मंत्री, तो हालत ये थी कि वो सबसे काबिल गृह मंत्री माने जाते थे। इतना काबिल गृह मंत्री और कोई नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता था। अब क्या पढ़ाई लिखाई उनके आड़े आई नंद कुमार पटेल के? ये सोचना पड़ेगा। मैंने देखा है उनको काम करते हुए। जिस दफ्तर से मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ वो आते थे मिलने मुझसे, मैं उनके घर जाता था। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतने व्यवहारिक, इतने सुलझे हुए थे, विभाग को इतने अच्छे से उन्होंने चलाया था कि पढ़ाई आड़े नहीं आई थी। एक दूसरा नाम छत्तीसगढ़ का, ये रमन सिंह सरकार के समय का है, 2003 से 2008 उनके पहले कार्यकाल का। गणेश राम भगत, ये सरगुजा के एक आदिवासी नेता, ये मंत्री थे। शायद आवास पर्यावरण जैसा विभाग उनके पास में था, जिसमें बड़े जटिल नियम कानून रहते हैं।
ये बहुत कम पढ़े लिखे थे, शायद ये भी प्राइमरी स्कूल वगैरह पढ़े हुए थे, लेकिन इन्होंने अफसरों के फैसलों को इस तरह रोकना सीखा था। बैठकों में जहां उनको अटपटा लगता था उसको रोकते थे, बहस करते थे, कहते थे मुझको कानून दिखाइए, किस कानून के तहत आप ऐसा करने जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ बतलाऊं आपको मैं। उस कार्यकाल में उस विभाग को लेकर एक भी स्कैंडल नहीं हुआ, जो बाद में दूसरे पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे मंत्रियों के रहते हुए होते गए। गणेश राम भगत के रहते हुए कोई स्कैंडल उस विभाग में उन 5 सालों में नहीं हुए जिनको वो संभाल रहे थे। तो मिले जुले तजुर्बे हैं मेरे। मैं कामराज से लेकर कवासी लखमा तक और नंद कुमार पटेल से लेके राबड़ी देवी तक और मुरली मनोहर जोशी से लेके डॉक्टर तोगड़िया तक, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है। मैं पढ़े लिखे और गैर समझदार लोगों की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मुद्दा ये है कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, यानी जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको वोट ना दें, जिसकी वजह से एक टीचर की नौकरी गई है। क्या करना चाहिए? आपके सामने अभी चुनाव है, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। जो उम्मीदवार है उसकी पढ़ाई लिखाई आपके लिए कितना मायने रखेगी? क्या आप शिक्षा देखकर वोट देंगे? क्या आप डिग्री देखकर वोट देंगे? क्या आप ये मानकर चलेंगे कि कम से कम इतना पढ़ा तो होना ही चाहिए, कम से कम 5वीं, कम से कम 8वीं, कम से कम मैट्रिक? क्या होना चाहिए पैमाना? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास आपके लिए सवाल है कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे ऐसी नौबत में। आप सोचिएगा, 3 महीने में आपके पास ये मौका आने वाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कम या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हर कैंडिडेट केजरीवाल जैसे आईआईटी से निकले हुए नहीं हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट बहुत कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में सबको मौका मिलता है। चुनाव आयोग के नियम किसी को अपात्र नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। आप सोचिएगा कि क्या होना चाहिए। क्या आपका पार्षद, आपके पंच, सरपंच, मेयर, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होना चाहिए? क्या सच में मदद मिलती है? क्या ये सरकारी कामकाज फाइलों को बेहतर समझ सकते हैं? या जो सो कॉल्ड तथाकथित पढ़े लिखे मूर्ख मूढ़ हैं, उनको देखते हुए लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग ठीक हैं? मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कवासी लखमा या कामराज इनको कोई मिसाल मान लें, ये अपवाद हो सकते हैं। सोचिएगा आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे जब आपके सामने 4, 6, 8, 10 उम्मीदवारों के नाम रहेंगे। तो क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी पढ़ाई लिखाई, क्या आपके लिए एक पैमाना रहेगी? आप सोचिएगा। मैं आपको कुछ भी नहीं सुझा रहा हूँ, मैं केवल आपको सोचने के लिए कुछ सामान देकर जा रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिख सकें तो और अच्छा रहेगा, हमको आपकी बात जानने मिलेगी। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए, अगर चौपहिए पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। किसी हादसे की नौबत में यही 2 चीज़ें आपकी जान बचाती हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप तम्बाकू या सिगरेट खाते पीते हैं तो ध्यान रखिएगा, कैंसर आपको छोड़ेगा नहीं, और कैंसर केवल मरीज को नहीं मारता, पूरे परिवार को मार डालता है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।